हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मेटल कार्बोनिल्स में किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है उसको एक्सप्लेन किए थे। आज अंतिम चलेगा इस यूनिट के लिए और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो इतने लेक्चर्स हमने पढ़ा, इतना बड़ा सा नोट्स देखे, तो इसका क्या यूज है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या एप्लीकेशन है, क्या महत्व है, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम लोग इतना क्यों पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है समझोगे इस बात को। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस, एनालिसिस माने विश्लेषण। विश्लेषण कहने का मतलब कि कोई अननोन चीज़ दिया हुआ है और उस अननोन चीज़ में सबसे पहले आप पता करोगे कि उसमें क्या क्या है, उसके बाद पता करोगे कि जो भी है वह कितना कितना है। तो क्या क्या है और कितना है यही पता करना कहलाता है एनालिसिस। और इसी चीज़ को जब आप केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करोगे तो वह कहलाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे मान लो कि कोई सॉल्ट दे दिया गया है आपको ZnSO4 और सपोज NiNO3, ठीक, इस सॉल्ट का मिक्सचर दे दिया गया है। तो सॉल्ट है मतलब कि इसमें केटायंस होंगे और एनायंस होंगे, ऐसा। अब ये जो नेगेटिव आयन होते हैं ये कहलाते हैं एसिड रेडिकल्स और ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वे कहलाते हैं बेसिक रेडिकल्स, बेस के पार्ट होते हैं। तो यह अननोन सॉल्ट्स के जो मिक्सचर दिए हुए हैं उस मिक्सचर में कौन कौन से एसिड रेडिकल्स हैं, कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं, यह पता करना ही कहलाता है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। और उसी में यदि आप पता कर लोगे कि एसिड रेडिकल कितना है और बेसिक रेडिकल कितना है तो वह कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अननोन सॉल्ट्स के दिए हुए मिक्सचर में कौन कौन से एसिड रेडिकल्स हैं, कौन कौन से बेसिक रेडिकल्स हैं, यह पता करना ही कहलाता है एनालिसिस, जिसको हम लोग एक अलग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। अब इसमें से खास करके ये जो केटायंस हैं, कई केटायंस हो सकते हैं ना, इसमें से कई प्रकार के केटायंस हैं। तो उन सारे केटायंस को एनालिटिकल केमिस्ट्री में अलग अलग ग्रुप में रखा गया है, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3A, ग्रुप 3B। और कौन से ग्रुप के केटायन को पता करने के लिए किस रिएजेंट का इस्तेमाल होगा उसके लिए भी एक ग्रुप रिएजेंट होता है। बेसिकली यह प्रैक्टिकल का चीज़ है, उसमें आप पढ़ोगे ग्रुप रिएजेंट सबके लिए अलग अलग होता है। तो उस आधार पे हम लोग पता करते हैं। जैसे मान लो कि ग्रुप 3A का कोई केटायन दिया हुआ है, पता है कि उसके लिए ग्रुप रिएजेंट सपोज अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मान लें ऐसा। तो अब क्या करोगे कि इस रिएजेंट को डायरेक्टली उसमें मिलाओगे। यदि इस रिएजेंट के मिलाने से इसका प्रिसिपिटेट बना तो समझेंगे कि ग्रुप 3A का कोई केटायन है, मतलब एक बेसिक सा आइडिया मिल जाता है। तो ऐसे करके जो है हम लोग पता करते हैं और यह काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, कोई छोटा सा या आसान सा प्रोसेस नहीं है। तो इसी में जो है काफ़ी यूज है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। और क्या इसमें से यूज है, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो बोल रहा है कि जैसे निकेल का एनालिसिस करना हो या उसका एस्टिमेशन, एनालिसिस मतलब पता करना, एस्टिमेशन मतलब कितना है या मालूम करना। तो बोल रहा है कि निकेल जो है Ni2+, इसके एस्टिमेशन में यूज होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। देखो ग्लाइऑक्सल पढ़े होगे, यह कहलाता है ग्लाइऑक्सल, इथेन डायल या ग्लाइऑक्सल। डाइमिथाइल लगा हुआ है मतलब हाइड्रोजन हट करके दोनों जगह आ जाएगा CH3। ऑक्जाइम समझते ही हो, अल्डिहाइड कीटोन से ऑक्जाइम कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन से ऐसे आप रिएक्शन करवाओगे, H2O बाहर होगा, यहाँ भी रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से भी H2O बाहर होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा NOH
OH, दिस इज NOH, यही कहलाता है डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। और बेसिकली देखोगे तो यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये बाइडेंटेड लिगैंड हो जाएगा, और यदि यहाँ से आप हटा दोगे माइनस आ जाएगा तो फिर यह टेट्राडेंटेड लिगैंड हो जाएगा। तो आता है डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन कि निकेल का एस्टिमेशन के लिए जो है किस लिगैंड का इस्तेमाल होता है, तो डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का। तो किसी भी अननोन सॉल्ट के मिक्सचर में यदि निकेल है और आपको पता करना है कि उसमें निकेल है या नहीं, तो क्या करोगे, उसमें डायरेक्ट आप मिला दोगे इस डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड को, तो रिएक्शन होकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। जैसे NiCl2 मान लो इसका सॉल्ट है, इसमें से 2 मोल या डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, ऐसा 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन होने के बाद जो है एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यह जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइड और निकेल का रिएक्शन से इसका रेड प्रिसिपिटेट बनता है। तो यह रेड प्रिसिपिटेट का बनना बतला देता है कि उसमें निकेल है, और फिर इस आधार पे जो है हम लोग निकेल का एस्टिमेशन भी करते हैं, जिसके लिए कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन की ओर हम लोग नहीं जाएंगे, बस फिलहाल इतना सा बात याद रख लोगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह जो कंपाउंड बन रहा है जिससे निकेल के बारे में आप पता कर पा रहे हो, यह बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। उसी प्रकार से और भी केटायंस है, उनका भी एस्टिमेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन से ही या डिटेक्शन से ही पता किया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट, इसमें आप अमोनिया मिला देते हो तो इससे बनता है इसका प्रिसिपिटेट CuNH3 का होल 4 SO4, जो कि एक वेल नोन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जो डीप ब्लू कलर का होता है। तो यह कलर के आधार पे हम लोग पता कर ले रहे हैं। तो यह जो Cu2+ है, या बताए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो केटायन को बांटा गया है इसमें से ग्रुप 2 का केटायन है। उसी प्रकार से ग्रुप 3 में एक केटायन है Fe++। तो इसको कैसे पता किया जाता है, तो जैसे मान लो इसका सॉल्ट है फेरिक क्लोराइड, तो इसका रिएक्शन पोटासियम थायोसाइनेट से होता है, तो यह आयरन के साथ मिलकर के एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ब्लड रेड कलर का होता है। तो देख रहे हो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, तब आप पता कर पा रहे हो उस केटायन के बारे में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप अननोन केटायन और एनायन के बारे में पता करते हो, उसके बारे में जानते हो। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, कि एक लेस रिएक्टिव मेटल है, कोई भी लेस रिएक्टिव मेटल, और इस लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस पर इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ाना, ऐसे इससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ाना, ये मोर रिएक्टिव बाई इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यही प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि एक लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल मतलब इसके तुलना में लेस रहेगा, ऐसे समझना है। तो उस लेस रिएक्टिव मेटल के सरफेस पर एक मोर रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लो या अंदर वाला मेटल कोई प्रीसियस मेटल है, महंगा, तो इसको ओपन वैसे ही छोड़ दोगे तो उसके इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के चलते जो है वह ख़राब हो जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर से लेप चढ़ा दिया जाता है। जैसे साइकिल वगैरह में जो रिम लगा हुआ रहता है चक्का में, वह बेसिकली आयरन होता है, लेकिन आयरन को वैसे ही खुला में छोड़ने से जंग लग जाता है, तो इसके ऊपर लेप चढ़ा दिया जाता है क्रोमियम वगैरह का, जिसके चलते वो सिल्वर के जैसा चमकदार दिखाई देता है। तो अब तो डायरेक्ट संपर्क में क्रोमियम है, ख़राब होगा तो पहले क्रोमियम तब आयरन, और यही क्रोमियम ख़राब होते थे बहुत समय लग जाता है, उतना दिन तक चल जाता है रिम हम लोग साइकिल का जो रहता है।
तो एक मेटल के ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का लेप चढ़ाना इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसी में जिंक का कोटिंग करते हैं तो वह गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो इसमें से बोल रहा है कि जो नोबल मेटल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेसिकली उनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के पर्पस के लिए। कि जैसे मान लो कि सिल्वर का कोटिंग करना है, सिल्वर मेटल है, तो इस सिल्वर मेटल के ऊपर जो यहाँ लेयर चढ़ेगा वह सिल्वर का ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये तो प्योर सिल्वर हो गया, और यहाँ जो यह कोटिंग किया हुआ है या इसी का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है KAgCN का होल 2। देखो यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ ना। क्या फ़ायदा हुआ इससे बताए कि इसको ख़राब होने नहीं देगा। पहले यह लेयर ख़राब होगा, उसके बाद वो मेटल तक पहुँचेगा। समझ गए। तो एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर के बारे में जो बात हम लोग जानते हैं वह जानते हैं कि दो प्रकार का है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो ये जो आयंस हैं जिसके चलते वाटर का हार्डनेस है, ये इन एनायंस के साथ हैं, इसके साथ कंपाउंड है, तब तो वह सॉल्युबल है। तो इस केस में इसको यहाँ अलग करना मुश्किल है। तो ऐसे केटायन को अलग किया जाता है EDTA के माध्यम से, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। जब EDTA को मिलाया जाता है हार्ड वाटर में, तो इसी EDTA के साथ ये दोनों आयन मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। EDTA हेक्साडेंटेट लिगैंड हम लोग जानते हैं 4-, तो ये मिल करके बनाएगा Ca EDTA, और यहाँ हो जाएगा ओवरऑल 2-। और यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रिसिपिटेट के रूप में होता है, जिससे यह कैल्शियम अलग हो जाएगा वहाँ से, वैसे ही मैग्नीशियम भी अलग हो जाएगा, और ये आयंस वहाँ से अलग हो गए, उसको आप छान करके निकाल दो, आगे जो भी प्रोसेस है। तो उसके बाद वह वाटर हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्डनेस बेसिकली यही सब आयंस के चलते था। अब ये सब जो आयन है इसका हटाना वहाँ से ज़रूरी है, तो इसी को हटाने के लिए हम लोग उसमें EDTA मिलाते हैं, क्योंकि EDTA इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। और स्टेबल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो वह प्रिसिपिटेट के रूप में बनता है, जिस प्रिसिपिटेट को आप आसानी से अलग कर सकते हो। मतलब उस वाटर से आयंस को आप अलग कर लोगे और वाटर के हार्डनेस को जो है आप कंट्रोल कर लोगे। इसके अलावे तो 3 एप्लीकेशन अभी हम लोग देखे, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री में, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तीसरा देखे हम लोग इसमें वाटर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट मेडिसिन्स में, मेडिसिन्स में भी जो है काफ़ी यूज है इसका। देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वैसे हैं जो डायरेक्ट मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं, और कुछ होते हैं जो उसमें कंस्टिट्यूएंट रहते हैं मेडिसिन का, वे डायरेक्ट मेडिसिन के रूप में यूज नहीं होते हैं। तो चूँकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें से बेसिकली जो चिलेट वाले हैं, मतलब जिनमें रिंग बनता है, चिलेटिंग लिगैंड है, वे जब मेडिसिन का काम करते हैं ना, तो अंदर जा कर के उनका भी यही काम होता है, चिलेशन का ही होता है। और फिर ऐसे तरीके से यदि बीमारी को ठीक किया जाए तो वह कहलाता है चिलेट थेरेपी। मतलब जो मेडिसिन आप ले रहे हो वह मेडिसिन यदि अंदर जा कर के एक चिलेट कंपाउंड बना रहा है, चिलेशन हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेट थेरेपी। जैसे बोल रहा है कि जो विटामिन B12 है, जिसका कि केमिकल नाम हम लोग जानते हैं साइनोकोबालामिन, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका, कोबाल्ट का। इसका यूज किया जाता है टू प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया से बचाव के लिए जो है विटामिन B12 का यूज किया जाता है, और विटामिन B12 बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है किसका, कोबाल्ट का। तो देखो मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसी प्रकार से यदि किसी को लेड पॉइजनिंग हुआ हो, तो इस लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट के लिए बोल रहा है कि EDTA के साथ उसका ट्रीटमेंट होता है।
लेड जो वहाँ रहेगा Pb2+ के रूप में या Pb4+, दोनों में Pb2+ ज़्यादा स्टेबल है। तो जब आप EDTA को उसमें मिलाओगे तो यह इसके साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है प्रेसिपिटेट के रूप में बेसिकली वह स्टोर रह जाता है, फिर उसको आसानी से वहाँ ट्रीटमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है। और यह लेड पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक होता है। देखो बेसिकली लेड वगैरह का जो है इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स का इंजन वगैरह में, जो मोबिल्स वगैरह होता है उसमें, और जब गाड़ियाँ चलती हैं तो जो धुआं वगैरह उससे निकलता है उसमें लेड होता है जो एटमॉस्फेयर में जाता है। वही लेड जो है इन्हेलेशन के द्वारा नाक के अंदर जाएगा, तो लेड पॉइजनिंग इतना डेंजरस है कि व्यक्ति उससे मर भी सकता है। तो इस लेड पॉइजनिंग को हटाने के लिए फिर जब आप ट्रीटमेंट करवाने जाओगे तो EDTA का इस्तेमाल किया जाता है। जब EDTA आपके बॉडी में डाला जाएगा तो जो भी लेड प्रेजेंट है उसके साथ ही मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, कहीं एक जगह स्टोर हो जाएगा, फिर उसको डॉक्टर ऑपरेट करके या जैसे भी है वहाँ से निकाल देगा, तो लेड वहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं मेडिसिन के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है प्लैटिनम का, सिसप्लैटिन, ऐसा फॉर्मूला है CsPtNH3 ऐसा सिस कन्फिग्रेशन का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल बेसिकली जो है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता था, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप डायरेक्टली ना करके इसका जो डाइमर फॉर्म होता है उस डाइमर फॉर्म का यूज किया जाता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डायरेक्ट इसका यूज हो रहा है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बीमारियों से निजात पाने में जो है ये मदद करते हैं। तो एक मेडिसिनल फील्ड हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज के लिए। वैसे ही है एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है देखो। तो जैसे मान लो कि आप कहीं लैंड पे जो है कोई पौधा लगाए हो, इसके रूट्स वगैरह नीचे हैं, या कोई प्लांट है, तो यह प्लांट के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हम लोग के लिए कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह है, वैसे इसके लिए भी न्यूट्रिएंट है, और वह न्यूट्रिएंट में बेसिकली मेटल आयंस होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। अब होता क्या है कि ये सारे जो आयंस हैं ये कहीं ना कहीं मिट्टी में है, मिनरल्स के रूप में या जैसे भी हैं। अब यदि यहाँ मिट्टी में या फेरिक आयन है तो इसी मिट्टी में वाटर भी है, तो इसके साथ मिल करके जो है ना यह हाइड्रोलाइज कर जाता है और ये बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और यह फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट है। और यदि यह प्रिसिपिटेट है तो फिर यह जड़ के थ्रू इसके अंदर नहीं जा पाएगा ना। पेड़ पौधे जड़ के थ्रू जो पानी खींचते हैं, ओस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है, तो इसी पानी में मिला हुआ ये फेरिक आयन है तो इसके अंदर जाएगा, जो इसके लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा। लेकिन यदि यह फेरिक आयन वाटर से मिल करके हाइड्रोलाइज होकर के फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लिया है तो यह प्रिसिपिटेट है, मतलब अब ये आयरन है मिट्टी में लेकिन प्रिसिपिटेट के रूप में, तो अब यह जो है इस पौधा के अंदर नहीं जा पाएगा, और इससे क्या होगा कि इसके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, उस पेड़ या पौधा के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी। और यह आयरन का जो कमी होता है पेड़ पौधों में, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यह कहलाता है आयरन क्लोरोसिस, याद रखोगे। और आयरन क्लोरोसिस का क्या पहचान है, तो जो पत्तियां होती हैं वे पीले पड़ने लगते हैं, येलो होने लगते हैं, और इसके चलते क्या होता है कि इस पेड़ या पौधा से मिलने वाला जो फ्रूट्स है, खास करके जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं या सिट्रस ट्रीज या प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं, उनके यील्ड में भारी कमी होता है, लो यील्ड। तो क्या बोले कि पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं मेटल आयंस मिट्टी से, और वह मेटल आयन जो है वाटर में डिजॉल्व होकर के इसके अंदर जाता है ओस्मोसिस के थ्रू। लेकिन आयरन में सिचुएशन है कि वह वाटर से मिलकर हाइड्रोलाइज करके प्रिसिपिटेट बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का,
तो वह फिर इसके अंदर नहीं जा पाएगा, इस पे पौधा के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी और जो यह होता है सिचुएशन वह आयरन क्लोरोसिस कहलाता है, जिसके चलते पेड़ पौधे के पत्तियां जो है वो पीले पड़ने लगते हैं और उसके चलते क्या होता है कि जो सिट्रस प्लांट्स वगैरह बेसिकली होते हैं उसके फ्रूट्स में लो यील्ड मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फल जो है वह नहीं देगा। तो यह आयरन क्लोरोसिस से निजात पाने के लिए, इसको हटाने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ EDTA मिलाते हैं। तो EDTA मिलाने से क्या होगा कि आयरन जो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है वह EDTA के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाएगा और यह आयरन EDTA का कॉम्प्लेक्स फिर जो है प्रिसिपिटेट नहीं होता है या सॉल्युबल है, इसीलिए जो है या फिर अब रूट के थ्रू जाएगा। ई प्रिसिपिटेट है, लेकिन वही यदि EDTA के साथ मिल गया है तब वह प्रिसिपिटेट नहीं है। उसी प्रकार से जानते हैं हम लोग कि पेड़ पौधा में जो ग्रीन पिगमेंट होता है वह ग्रीन पिगमेंट भी बेसिकली एक केमिकल ही है, क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो एग्रीकल्चर में तो यूज हुआ ना, एक तो हम लोग आयरन क्लोरोसिस को ठीक किए, दूसरा जो पेड़ पौधा का ग्रीन पार्ट है वह क्लोरोफिल के चलते है और क्लोरोफिल भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है, किसका, मैग्नीशियम का। इसके अलावे भी जो है और कई यूजेज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, लॉट ऑफ यूजेज। इंडस्ट्री में कई यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके अलावे आप चैप्टर्स पीछे पढ़े होंगे तो उसमें से कैटलिस्ट के रूप में भी कई यूज है, कैटालाइसिस। इसमें से बहुत ही एक वेल नोन कैटलिस्ट है रोडियम का। रोडियम यहाँ ClPPS3 का होल 3। बेसिकली यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। नाम आप लिखोगे तो क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम 1। यह एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसको बोला जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर द सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स। मतलब जैसे मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ऐसा, इसका आप हाइड्रोजनेशन करोगे, नॉर्मल जो हाइड्रोजनेशन है कैटालाइटिक मेटल कैटलिस्ट निकेल प्लैटिनम लेकर के, तो इस केस में यह डबल बॉन्ड भी हाइड्रोजनेट कर जाएगा, मतलब इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, यदि आप नॉर्मल कोई कैटलिस्ट ऐसे हाइड्रोजनेशन के लिए लेते हो तब। लेकिन यदि इसी के जगह आप विल्किंसन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो यह विल्किंसन कैटलिस्ट सेलेक्टिवली इसी को हाइड्रोजनेट करेगा, इसको नहीं, मतलब ई जो है वैसे ही रह जाएगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही रह जाएगा, ई केवल हट जाएगा और हाइड्रोजन यहीं जुड़ेगा, ऐसा। तो यदि टर्मिनल अल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना हो तो उसके लिए सेलेक्टिव कैटलिस्ट है या विल्किंसन कैटलिस्ट, जो बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है रोडियम का विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एंड क्लोरीन। उसी प्रकार से रोडियम का ही एक है RHCO का होल 4I2-, इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, किसमें, तो इन मोनसेंटो एसिड सिंथेसिस। एसिटिक एसिड बनाने का एक प्रोसेस होता है जो मोनसेंटो नाम के साइंटिस्ट डेवलप किए थे और उस प्रोसेस में जो है उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इस्तेमाल किया था एज ए कैटलिस्ट। बड़ा सा प्रोसेस है, आगे हायर क्लासेस में आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में भी इसको रेयरली ही पढ़ना है। तो ऐसे कई यूज जो हैं। इसी प्रकार से कुछ बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस में बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बॉडी के अंदर, हम लोग का हेमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है, उसी प्रकार से विटामिन B12 है, ये सब कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। नहीं, हेमोग्लोबिन हो,
मायोग्लोबिन हो, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज। उसी प्रकार से एक साइटोक्रोम होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करता है। विटामिन B12 है जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और ये सब कहीं ना कहीं जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। इसके अलावे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी इसके कई यूज हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जी हम लोग पढ़े हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट वाले चैप्टर में, कि किसी भी मिनरल या ओर से मेटल को प्राप्त करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वह कहलाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी में बहुत सारा प्रोसेस फिर होता है, कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिफाइनिंग होता है, ऐसे कई प्रोसेस है। तो उसी में से जो है रिफाइनिंग का एक मेथड है मॉन्स प्रोसेस, और यह मॉन्स प्रोसेस बेसिकली निकेल का प्यूरिफिकेशन के लिए है। अब जैसे मान लो कि कोई इम्प्योर निकेल है, इम्प्योर निकेल मतलब पीछे जितना प्रोसेस आपको करना था, कंसंट्रेशन, रिडक्शन वगैरह सब आप कर चुके हो, उसके बाद भी जो निकेल मिला है वह क्रूड मिला है, नॉट वेरी प्योर निकेल, या बहुत प्योर निकेल नहीं है। तो क्या किया जाता है, इस इम्प्योर मेटल को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है 330 से 350 केल्विन पे। तो हीट करने के बाद जो है यह निकेल टेट्रा कार्बोनिल एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि वोलाटाइल होता है। अब यदि यह वोलाटाइल है तो इसका मतलब कि वह वेपर बन के वहाँ से अलग हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि आप क्या किए कि एक कंटेनर में जो है इम्प्योर निकेल लिए और इससे आप कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करवाए इस टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ केवल निकेल कंबाइन करेगा, इम्प्योरिटी कंबाइन नहीं करेगा, वह इसी में रह जाएगा। और निकेल इसके साथ कंबाइन करके ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया जो कि वोलाटाइल नेचर का है। हीट करते ही रहोगे तो यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएगा। फिर दूसरे बर्तन में इसको आप स्टोर कर लिए, तो दूसरे बर्तन में जो आप स्टोर कर लिए अगेन दिस इज टेट्रा कार्बोनिल निकेल। तो यहाँ से तो आपको निकेल को अलग करना है ना, रिफाइनिंग कर रहे हो आप मेटल का, तो ये अलग करने के लिए अगेन इसको 450 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो निकेल यहाँ से अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, और यहाँ से जो है आपको प्योर निकेल मिलने वाला है। तो यह एक प्रोसेस हो गया। मॉन्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी तो है। तो मॉन्ड प्रोसेस निकेल का रिफाइनिंग के लिए है कि शुरू में जितना भी मेटलर्जिकल प्रोसेस है, कंसंट्रेशन है, रिडक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन वगैरह, वो सब करके यदि आप निकेल तक पहुंच गए तो निकेल वेरी प्योर तो मिलेगा नहीं, क्रूड फॉर्म में मिलेगा, इम्प्योर रहेगा। तो क्या किया जाता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसको हीट किया जाता है इस टेम्परेचर पे। तो इसमें केवल निकेल ही इसके साथ मिल करके यह कंपाउंड बनाएगा, इम्प्योरिटी वैसे ही रह जाएगा उसमें। अब चूंकि निकेल का यह जो कंपाउंड बन रहा है वह वोलाटाइल नेचर का है, तो वेपर बन करके अलग हो जाएगा ना। फिर दूसरे कंटेनर में उस वेपर को स्टोर कर लो और अगेन उसको जो है हीट कर दो आप इतना टेम्परेचर पे, तो निकेल वहाँ से टूट के अलग, ये अलग, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है वैसे ही रह जाएगा। और इसको आप कंडेंस कर दोगे तो निकेल मेटल वहाँ से मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। तो ऐसे भी जो है यूज एनालिटिकल ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है इसमें है यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इस तरह से यहाँ से यह जो यूनिट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी बड़ा और वाइड था, काफ़ी डिटेल में इसको हम लोग पढ़े भी। नोट्स में हर एक वर्ड मेंशन्ड है, उसको लाइन बाय लाइन और ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, समझने का प्रयास करोगे, वीडियोज़ को देखोगे तो जो है आसानी से जो है चैप्टर समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ कंसेप्ट है इसमें जो बिल्कुल नया है, जैसे पाई बैक बॉन्डिंग वगैरह हम लोग पढ़े थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह पढ़े थे। तो इन नए टॉपिक्स को भी आप अच्छे से करोगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो सबसे वास्ट टॉपिक है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए टारगेट होता है, वह यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया गया। आगे के लेक्चर्स में जो है हम NCERT बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उसमें से बहुत सारा तो करवा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ कुछ है नॉन चीज़ उसको हम लोग करेंगे। और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उन सबको भी देखेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर से। धन्यवाद।